Very good morning to all of you. The result of the preliminary examinations has been declared. The 10 that everyone should be gear up for your mains. Okay, friends, this is an orientation class with respect to the public administrations and good governance. That is for your mains syllabus is concerned, and today's session is around 1 hour session. It would be interactive session because public administrations that is in my optional that I have some experienced, but जो आपके topics mentioned हैं around the 12 topics are there in your POBAD and good governance part. They are given but not very logically organized. And second thing कि in the current time बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं इन particularly in the YouTube and social media platforms, and the type of resources वो objectiveness of public administration of this paper is missing. आपको वो enable नहीं बना पाता है कि आप अच्छे आंसर लिख पाए around the 40 mark for the 40 marker questions. So this session becomes so pertinent in this perspective कि आपके पास एक बेसिक अप्रोच हो एंड आपके पास सही रिसोर्स हो कि आप एटलीस्ट आंसर अच्छे से लिख पाएं. उसके लिए आपके एक कोहेरेंसी इन ओरिएंटेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पेपर विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन. आई एम मेकिंग दिस वीडियो अंडर द tutelage of Excellency IAS, and I am the member of this family, as well as that I am executive head of this Excellency IAS, right? So this will make you more interactive to me as well as more friendly to me, that I generally use to guide students on POBAD as well as and other areas as well, but restricting myself today in this orientation session with respect to public administration and good governance. 12 units हैं around this introductions, meaning, scope, significance, then public and private administration, then there is union administration, state, district and personal administration, bureaucracy, developmental the administration, delegations, centralization, decentralization of authority, good governance और human rights वाले टॉपिक. बट उसमें से आपको समझना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है. एक टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, एंड ये बेसिकली प्रमाइस प्रोवाइड करता है फॉर द एंटायर एडिफाइस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं इन पेपर 1 और पेपर 2. सो पेपर 1 इज जनरली कंसिडर्ड एज द थ्योरी बिल्डिंग पार्ट, एंड पेपर 2 व्हिच इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द एप्लीकेशन पार्ट. बट यहाँ पर थोड़ा इस तरह का कंस्ट्रेंट है, तो ये ओरिएंटेशन क्लास आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, and you prepare your note resource on the basis of this orientation lecture. Okay, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड थोड़ा समझते हैं कि फ्रेंड, मान लो कि आपको कोई लेमैन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर पर्टिकुलरली, व्हाट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, और गुड गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट क्या होता है. ठीक है, फेमस कोटेशंस है ना ऑफ द मोदी गवर्नमेंट दैट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. ठीक है, तो ये यहीं से आता है. नाउ अब बताओ मुझे दैट हाउ कैन यू राइट एटलीस्ट द 4 पेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, और जनरली आई हैव गॉन थ्रू फ्यू वीडियोज ऑन यूट्यूब. They take up classes like this is for private administration, और ये कुछ फीचर्स हैं, 10-12 पॉइंट लिखा दिए, वो लिखा दिए. बेसिकली दैट इज नॉट योर मेंटल एनलाइटनमेंट, वो आपको इनेबल नहीं करता है. ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत के पहले हमको एडमिनिस्ट्रेशन समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. तो लेमैन के टर्म्स में ये कहें तो द सिस्टमेटिक एफर्ट और सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स undertaken by a group of peoples or a set of peoples or 2 or more peoples for the attainment of a goal or for the attainment of a common goal. This is called administration. ठीक है, ये साधारण लैंग्वेज में कि कोई भी सिस्टमेटिक एफर्ट्स
जो कि एक सेट ऑफ पीपल करता है, एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए गोल दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट्स की बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, और जब भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो सिस्टमेटिक ही होगा, ओके, एडहॉक नहीं होता है, राइट। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज that there are number of entities, that is social, cultural, political, administrative, and every entity work for certain goals. Like family, it is a social entity. Political party, it is a political entity. Economic system, that is an entity. Reserve Bank of India, it is an entity. So in and around us lot of entities, that is called ऑर्गेनाइजेशन वो टेक्निकली। सो ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप लेमैन में कैसे डिफाइन करेंगे? देयर इज अ सेट ऑफ पीपल्स हैविंग कॉमनलिटी ऑफ गोल्स एंड दे आर टेकिंग एफर्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ दैट गोल, दैट सेटअप इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो एनी एंटिटी व्हिच इज हैविंग द सेट ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैविंग कॉमन गोल्स एंड दे आर टेकिंग एफर्ट फॉर दैट गोल, दैट सेटअप इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। So organizations में there is a goal, and for attainment of that goal the people take up efforts, and that systematic effort is called administration. So administration makes the organization functional. ठीक है, उतने टेक्निकल डिटेल्स में अभी नहीं जानते हैं, तो that is something called administration, और एक entity that is called organizations होता है, right? Now public administration में public character को समझने के लिए जो आपका मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस का पार्ट है, ये जनरली हम लोग बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो जो भी आपको सिर्फ रोट लर्निंग की तरह इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया और फिर ये पढ़ा दिया, वो काम नहीं करेगा डियर फ्रेंड। सो देखते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड है चीजें। तो हम लोग अब देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले शुरुआत होती है फ्रॉम द 16th सेंचुरी, दैट इज अ पीरियड ऑफ द एनलाइटनमेंट और टुवर्ड्स द एरा ऑफ द रिनासेंस। कि ये जो सिस्टमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं, इस सिस्टमेटिक एफर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, काम तो चल ही रहा था, मैनेजमेंट तो हो रहे थे, बट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस सिस्टमेटिक एफर्ट एंड पर्टिकुलरली अ डिसिप्लिन, समथिंग कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो ड्यूरिंग 16th and later part of the 15th and 16th century and early part of 17th century, this was time of the Renaissance, पुनर्जागरण। ठीक है, enlightenment। तो जो लोग पढ़े हैं they must know about the Renaissance and पुनर्जागरण, and one of the incident that is called industrial revolutions in the 18th century and the 19th century. These are the two important developments. Before that, हमारा medieval time में what was that the system of government? That was monarchy, right? So in the monarchy, there was centralization of power. The king is the fountainhead, और सारे पावर कहाँ concentrated होते थे? King के पास। The government machinery का जो functions था वो काफी limited था। ठीक है? So thereby, after this Renaissance or Enlightened period, that is, there was shift of power from the monarch to the common man. Now, the French revolutions, the American revolutions, and in between the development, the liberal development, all these led to what? The peoples become more demanding, they more aware with respect to right, liberty, freedom, equality, thereby they become more demanding. एक तो shift of the power हो रहा है, साथ ही साथ people become more aware. फिर जब हमारा industrial revolutions होता है, then suddenly the nature of organization gets changed. The production becomes mass productions. Productivity increase करना है, technology to be introduced. इसका मतलब the size, complexity, everything gets changed. ठीक है? So put it simple कि during these development, due to these development that is called enlightenment, Renaissance, industrial revolutions, the two things happened. Number one, there was a shift of power from monarchy to the common man. दूसरा, that industry का size, organization का size, in terms of its size, in terms of its complexity, both increased. So earlier जो organization successful थे क्योंकि छोटे थे, वो on the basis of their ad hoc approach,
बेस्ड ऑन देयर मेमोरी, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द इंजीनियर मैनेजर्स, वो सारे काम होते थे. देयर वाज नथिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क. कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता था, उसको स्पॉयल सिस्टम बोला जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोनार्की. तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अपॉइंटमेंट नहीं होते थे. तो सिंपल टर्म इसको पपेट में रूल ऑफ थंब बोलते थे. मतलब मैनेजमेंट ऑफ द थिंग कैसे होता था, रूल ऑफ थंब के बेसिस पे. कैसे होता था, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. तो मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ तजुर्बे के हिसाब से मैनेज करते थे और सक्सेसफुल था. बट सडनली जब मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस बिगर होते चले गए, उनके टेरिटोरियल बाउंड्री बढ़ती चली गई, उनके नेचर ऑफ एक्टिविटी बढ़ती चली गई, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चला गया. तो सेम रूल ऑफ थंब रिजल्ट्स इनटू माल फंक्शनिंग, इनएफिशिएंसी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बैंकरप्ट हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट हो गए. देन देयर वाज ए emergence of a movement. What was that movement? That there was a need for reforms in approach of the management, in the organizational management. So a group of thinkers, they started thinking, doing research about what need to be introduced कि organization successful. So इसी दौर में number of that philosophers, or you can call it thinkers, administrative thinkers, like the Charles Babbage, like F.W. Taylor, like Fayol, like Gang. Similarly, ये बहुत सारे thinkers हैं. They started studying about the organizational management. ठीक है? And they found the 2-3 things. कि first it is the rule of thumb, दूसरा कोई standardizations नहीं है, तीसरा on the basis of memory, चौथा on the basis of engineer managers की तरह काम करते हैं, पांचवा कि यहाँ पर permanent recruitment नहीं है, motivations सिर्फ it is monomotivationals, incentivization के लिए कोई तरीका नहीं है, right? So they say that there must be ये rule of thumb को change करना पड़ेगा with the scientific management. What is science? Science makes the things standardized. Science makes correlations between the means and correlations. Science establishes correlations between cause and consequences. ठीक है? तो इस दौर में that जो पीरियड था, so administrative thoughts क्यों पढ़ते हैं हम लोग? Because ये बेस प्रोवाइड करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स को प्राइमरीली हम लोग डिवाइड करते हैं क्लासिकल स्कूल्स और ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स में, राइट? कि अभी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है बेसिकली. उसके पहले थोड़ा आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एवरीवन मस्ट हैव अटेंडेड योर कॉलेज. ठीक है? स्कूल्स कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे. उन फंक्शंस में और डेफिनेटली यू मस्ट बी ए पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, लाइक फ्रेशर्स पार्टी, लेट्स से फेयरवेल पार्टी, बहुत सारे एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते थे. सो वहां पर जनरली आपको ऑर्गेनाइज कितने लोगों को करना पड़ता था होगा? अराउंड लेट्स से 500, लेट्स से 100, 200. और उनका बजट क्या होता था? लिमिटेड, लेट्स से 50,000, 80,000, 1 लाख रुपीस. तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा हम एफर्ट नहीं लेते थे. वी टेक अप छोटा कमिटी बनाते थे. उसके बेसिस पे हम लोग जनरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और कोई बहुत साइंटिफिक मेथड से नहीं, जनरली हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते थे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल होता था. हम लोगों ने सक्सेसफुली फ्रेशर्स पार्टी मनाया है, फेयरवेल पार्टी मनाया है, ठीक है, टीचर्स डे मनाते हैं. क्योंकि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग ए फेस्ट, ऑर्गेनाइजिंग ए फंक्शंस. तो यहाँ पर साइज छोटा है, नेचर ऑफ टास्क कॉम्प्लेक्स है कि लेस कॉम्प्लेक्स है? लेस कॉम्प्लेक्स है. सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर मेमोरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली करते हैं. सो टेक्निकली इसी को बोलते हैं रूल ऑफ थंब. ठीक है? सो ऑर्गेनाइजेशंस प्रायर टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस रूल ऑफ थंब के बेसिस पे ही मैनेज होते थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का साइज, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी छोटी थी. बट लेट्स से सेम एक्टिविटी तुमको 50,000 लोगों के लिए करना पड़े, बजट ऑफ लेट्स से 50 करोड़ होगा. सो कैन यू से मी दैट कि सेम रूल ऑफ थंब पे यदि काम करे, बिना किसी प्लानिंग के काम करे, तो सक्सेस होगा? मे और मे नॉट. ग्रेटर चांसेस है कि वो अनसक्सेसफुल होगा. वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मैनेजमेंट होगा. ठीक है? सो सडनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद भी यही चीज हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब नेचर साइज बढ़ा,
सो एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं होने के चलते ये पूरा सिस्टम माल फंक्शनिंग होना शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट होते चले गए, और इसी में जर्मिनेट होता है कि साइंटिफिक वे से चीजों होना चाहिए. व्हाट इज साइंटिफिक वे? दैट देयर शुड बी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो ग्रुप ऑफ thinkers, they started thinking, okay, in the context of organizational management, and prominently they come out to be some principles of management. उसको हम लोग scientific management principles बोलते हैं, and this movement it is called scientific management movement. Important proponents थे like F.W. Taylor, Henry Fayol, Gang, तो इनको हम लोग बोलते हैं. अब यहाँ से थ्योरी शुरू होती है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इस प्रिंसिपल्स और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स बोला जाता है कि जो थिंकर्स प्रिंसिपल्स दिए. इन पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स वाले चैप्टर को डिवाइड करते हैं हम लोग क्लासिकल थिंकर्स एंड ह्यूमनिस्टिक थिंकर्स. ठीक है, सो क्लासिकल थिंकर्स और ह्यूमनिस्टिक के पहले ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, तो उतने डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे. खाली आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है चीजें, राइट. जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो हम लोग ट्रेडिशनली इसको ट्रायंगुलर शेप में दिखाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. वन इज कॉल्ड मशीन, अनदर इज कॉल्ड मेथड्स, एंड अनदर इज कॉल्ड मैन. लेट्स से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज व्हाट? देयर इज ए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, देयर इज ए सेक्रेटेरिएट लाइक जॉइंट सेक्रेटेरिएट, देन नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स. सो ये देखेंगे कि तो एक रफली ट्रायंगुलर शेप का सिस्टम बनता है. सो किसी भी सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेडिशनली हम लोग ट्रायंगल शेप में दिखाते हैं, और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं. वन इज कॉल्ड मशीन, अनदर इज कॉल्ड मेथड, थर्ड इज कॉल्ड द मैन. सो मशीन का मतलब द अथॉरिटी पोजीशन, राइट. सो इसमें से हमारा एक लिविंग कंपोनेंट्स है, 2 नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. दैट इज मैन इज द ह्यूमन एस्पेक्ट, नंबर ऑफ द पीपल्स, एम्प्लॉइज, स्टाफ, राइट. सो ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ आप थिंक अबाउट इट कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बिल्डअप चल रहा था. सो टेल मी वन थिंग कि किस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा थ्योरी आया होगा, आइदर इन प्राइवेट सेक्टर्स और इन गवर्नमेंट सेक्टर. और टेल मी कि वेदर दो थिंकर्स सबसे पहले ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे कि नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे. थिंक अबाउट इट. जैसे आपको कोई काम दिया जाए, सिंपल सोच के बताओ कि प्राइवेट सेक्टर को पहले आप स्टडी करोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर को स्टडी करोगे. ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर्स. डियर ऐसे समझिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी आप अनफोल्ड करना सीखो दिमाग को कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट पहला चीज कि देयर इज जॉब सिक्योरिटी, देयर इज अ सिस्टम ऑफ परमानेंट रिक्रूटमेंट. और हम उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के कंटेक्स्ट में 19th सेंचुरी में बात कर रहे हैं. सो इज देयर एनी परमानेंट रिक्रूटमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर्स? नो. हायर एंड फायर पॉलिसी. गवर्नमेंट सेक्टर, it here that performance appraisal system, it is not so good. The government system, that it is more tolerant to the deficiency, malfunctionings, but private sectors is very intolerant, very sensitive to the this deficiency, malfunctioning. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा ना. प्राइवेट सेक्टर में योर रेवेन्यू डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, बट गवर्नमेंट सेक्टर में रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द टैक्सेशन सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द बजट. It means government sector is more stable. The government sector is more tolerant towards the incapacity, towards malfunctioning. But private sectors, it is more sensitive towards your performance. It is more disturbing. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ? That is in private sectors. So इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को पहले स्टडी किया. और यू कैन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी थॉट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मोस्ट ऑफ द थॉट्स वर डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स. और गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया, बोरो किया गया. राइट, गेटिंग माय पॉइंट. नाउ दैट व्हेन यू गोइंग टू स्टडी, जैसे आप सबसे पहले जब पढ़ते हैं किसी चीजों को तो आप क्या करते हो? उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. देन यू स्टडी एंड गो अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट. राइट, तो सेम हैपेंड दैट इन दिस टाइम द पहले उन्होंने लिविंग नॉन लिविंग एस्पेक्ट पे फोकस किया कि ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी क्या होता है. उसके बाद उन्होंने लिविंग एस्पेक्ट. So first group of thinkers जिन्होंने living aspect को focus किया, they were called the classical schools or classical theorists, and those who focused on living aspect they were called humanistic theorists. ठीक है. So classical theorists में कुछ important thinkers थे like F.W. Taylor, Henry Fayol,
Gulick and Orvik and Max Weber's. ठीक है, in your syllabus that is chapter on that is called bureaucracy is given. So Max Weber becomes so important. अभी हम लोग और समझेंगे. So Taylor was called the father of scientific management. Fayol was called the modern science father of modern science of management. Gulick and Orvik was called structuralist. The Weber was called the Weber has given the concept of bureaucracy. ठीक है. So टेलर के बारे में so पबेट में ऐसे ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे कि टेलर ने क्या बोला. टेलर सेड कि रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, और इसको फादर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेलर्स थ्योरी दैट रिजल्ट्स इनटू फर्दर डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसलिए इसको फादर ऑफ बोलते हैं. सो टेलर ने फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस के बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की पे. सॉफ्ट फ्लोर लेवल उसको बोला जाता है टेक्निकली, राइट. सो ही सेड दैट कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए. तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं, बट व्हाट इज द जिस्ट. ही सेड दैट यस रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंस ऑफ मैनेजमेंट. सिमिलरली फेयोल आल्सो कम आउट विद द थ्योरी. उसका भी एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर्स में था और उन्होंने ये थ्योरी दिया कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शैल बी द यूनिटी ऑफ कमांड. एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कि एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव कमांड फॉर ओनली वन सुपरऑर्डिनेट. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कमांड. गुलिक एंड उर्विक उसको स्ट्रक्चरलिस्ट बोलते हैं और उनका वाइडर एक्सपीरियंस था. पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करा था उन्होंने और प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस दे डेवलप देयर थ्योरी. क्योंकि गुलिक एंड उर्विक ने एक दो चीजें आप याद रखें. पोस्ट कॉर्व्यू इन्हीं लोगों ने दिया था. गुलिक एंड उर्विक का एक बेसिक बिलीव था कि एक मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है, एक मैकेनिज्म है. इसके साथ एक लाइन बोलते थे कि देयर इज नथिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट. कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक मशीनरी है, ये पब्लिक और प्राइवेट ऐसा नहीं होता है. जब पब्लिक इसी मशीनरी को हम लोग गवर्नमेंट सेटअप में एक्सरसाइज करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. इसी एक मैकेनिज्म को जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर में एक्सरसाइज करते हैं देन इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. साथ ही साथ इनको स्ट्रक्चरलिस्ट बोला जाता है बिकॉज दे से दैट मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस द फर्स्ट फंक्शन इज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिफोर टू टेक अप एनी एक्टिविटी. उसके बाद फिटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट देते हैं कि देन प्लेस द राइट मैन इन द राइट जॉब. ठीक है. बिफोर दैट फेयोल एक इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट की बात करते थे. एफडब्ल्यू टेलर थे, फेयोल थे, गुलिक उर्विक एंड मैक्स वेबर. इनको क्लासिकल थ्योरिस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो फेयोल बोलते थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. वो बोलते थे कि ऑर्गेनाइजेशन यदि फंक्शनल हो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करना पड़ता है, लाइक टेक्निकल एक्टिविटी, commercial activity, financial activity, accounting activity, security activity or administrative activity. For any organization to remain functional, there shall be technical, financial, commercial, accounting, security or administration. इतनी एक्टिविटीज होती है किसी भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस में. टेक्निकल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने इंटीग्रल एक्टिविटी बोला और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी है वो सेगमेंटल एक्टिविटी है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं. Let us take your home or house. ठीक है. It is a functional activity because it is organismic one, क्योंकि ये काम करता है. यहाँ पर कुछ लोग act as a head of the family, complete supervision उनके हाथ में होता है. तो उनके decisions हर आदमी को impact करेगा. But let's say somebody is making food. Let's say somebody is reading. Let's say somebody is taking care about the farms. तो जो फार्म की बात करता है, जो पढ़ाई की बात करता है, हो सकता है कि आपकी स्टडी प्रोग्राम से आपके लेट्स से द किचन प्रोग्राम को कोई इम्पैक्ट ना हो. ये सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन हेड ऑफ द फैमिली का जो सुपरविजन है वो देखता है कि हर ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं. सो इसका मतलब क्या है कि जो सुपरविजन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके डिसीजन, उसके एक्टिविटी हर अदर एक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, हर अदर एक्टिविटी में इंटीग्रल है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको इंटीग्रल एक्टिविटी बोलता है. साथ ही साथ बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरीली 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ POC, POCC,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये एक आइडियल उन्होंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरिस्ट आए, फिर मैक्स वेबर, बहुत ही फेमस नेम। जब भी आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो मैक्स वेबर के बिना ब्यूरोक्रेसी नहीं होता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी? फर्स्ट टेल मी, कोई बता सकता है कि व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? आपका टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इवन पोस्ट वेबरियन मॉडल्स भी आपको पढ़ना चाहिए, राइट? सो ब्यूरोक्रेसी a body of appointed officials both in the context of private to and public organizations and including from bottom of hierarchy to the top of hierarchy. So bureaucracy, a body of appointed officials from bottom of hierarchy to the top of hierarchy in the private as well as public sector or organizations. तो इसी बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। बट जनरली ब्यूरोक्रेसी का ये नोशन है कि इसको नेगेटिव सेंस में देखा जाता था, ठीक है? और जो भी मेंबर्स होते थे उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते थे। तो बॉटम ऑफ हायरार्की उसको स्ट्रीट ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ओके, स्ट्रीट ब्यूरोक्रेसी, ये सब नाम याद रखिएगा। तो वेबर ने ये सिग्निफिकेंट काम किया कि इस ब्यूरोक्रेसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को उन्होंने स्टैब्लिश किया। बोला कि ब्यूरोक्रेसी के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी विथ रेस्पेक्ट टू अथॉरिटी का भी एलाबोरेट उन्होंने कंसेप्ट दिया है ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर के बारे में एक पॉइंट आप याद रखें कि ही वाज नॉट ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, रादर ही वाज ए सोशियोलॉजिस्ट। काफी इंक्विजिटिव थे और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंसिडेंटल है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब वो वेस्टर्न सोसाइटी के सोशल फिनोमेनाज को स्टडी करने के लिए गए थे, देन ही फाउंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अथॉरिटी व्हिच इज ऑल परवेसिव। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी, ठीक है? मतलब जो वेस्टेड पावर है दैट इज कॉल्ड जो लीगल पावर है। आपके पास पावर ऑफ डूइंग थिंग्स है बट वो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेड है, तभी उसको हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं, राइट? सो वेबर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट एंड ऑफ अथॉरिटी। ही फाउंड कि इन वेस्टर्न सोसाइटीज में देयर इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड he said he'd given the concept of authority in 3 different types like traditional authority, charismatic authority, legal rational authority. बोला he said कि authority सब जगह है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, करिस्मेटिक अथॉरिटी है, लीगल रैशनल अथॉरिटी है कि कहीं कहीं ऑब्लिगेशंस का बेसिस क्या है, हमारा बिलीफ है। लाइक ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लिनेज, ऑन द बेसिस ऑफ कोई फैमिली बहुत एस्टैब्लिश्ड है तो उनके लिए ऑटोमेटिकली हम लोग एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस आता है, एक वो कमांड सिस्टम को बिल्डअप करते हैं, ठीक है? सो दैट ही टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पे अथॉरिटी आपका एक टॉपिक है, दैट इज डेलीगेशंस, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सो अथॉरिटी बेसिकली आप समझ रहे हो कि कहाँ से है, इन फ्रॉम क्लासिकल थिंकर्स ये एस्पेक्ट है। तो वेबर हैज गिवन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। He further said कि bureaucracy is a power instrument. Bureaucracy is merit based. उन्होंने फीचर्स बताया था, ठीक है? 7-8 फीचर्स हैं, लाइक इट इज दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फीचर्स में इट इज हायरार्किक बेस्ड, देयर इज स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंसी, देयर इज रिटन लॉज एंड रिकॉर्ड, ब्यूरोक्रेसी इज मेरिट बेस्ड, ओके, देयर इज स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंसी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है उसके पहले आप अथॉरिटी को थोड़ी कंटिन्यूटी में समझे। तो व्हाट आई सेड कि जब वेस्टर्न सोसाइटी में उन्होंने थ्योरी he developed, understood the concept of authority, फिर देखा कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसका बेसिस क्या है, बिलीफ। करिश्मेटिक अथॉरिटी है उसका बेसिस क्या है, सम कैरेक्टर और गुण, करिश्मा मतलब गुण। और लीगल रैशनल अथॉरिटी तो उसका बेसिस क्या है, साइंटिसिज्म, लॉजिक, रैशनलिज्म, ठीक है? तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर ये सारे अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करता है। लाइक द ट्रेडिशनल अथॉरिटी हमारा पैट्रिमोनियल और फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्डअप करता है, ठीक है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी पैट्रिमोनियल और फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बिल्डअप करता है। करिश्मेटिक अथॉरिटी कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप नहीं करता है। इसमें करिश्मा मतलब किसी आदमी में बहुत स्पेशल कैरेक्टर है तो ऐसे कुछ उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो करिश्मेटिक अथॉरिटी में फॉलोअर्स होता है, ठीक है? एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है, एक इंस्टीट्यूशंस बनाता है, तब उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं।
ठीक है, इसीलिए ये साइंटिसिज्म पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ अथॉरिटी है, सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। एंड सबसे लीस्ट कौन होगा? करिश्मेटिक अथॉरिटी। क्योंकि यदि कंटेक्स्ट चेंज, सिचुएशन चेंज है तो उसका करिश्मा, उसका गुण, उसका कैरेक्टर वो मीनिंगलेस हो जाता है और वो एक तरह से सिस्टम उसका कोलैप्स हो जाएगा, राइट? सो तीन टाइप के सिस्टम, पैट्रिमोनियल, फ्यूडल एंड द ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया। He further said कि bureaucracy that is a power instrument in the context of representative democracy. Representative democracy में उसके ऊपर में चेक्स होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का चेक होता है, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ कुछ दो लिमिटेशंस भी है, वो वही जो डिमेरिट्स वाला एस्पेक्ट है आपका, कि देयर इज द टू प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये ब्यूरोक्रेसी पावर इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, इट इज अ मींस। जब लेकिन इंस्टीट्यूशंस हो जाए तो वो रेड टेपिज्म, वो करप्शन ब्रीड करेगा। अब ब्यूरोक्रेसी एक करियर सर्विस है, सो कोई भी पर्सन जब इसके साथ जुड़ता है तो वो अपने पर्सनल कैरेक्टर से दूर होते चला जाता है। इसको प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशंस बोलते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी में दो लिमिटेशंस है, अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी इज द पावर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो ये ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट ऑन ब्यूरोक्रेसी था। इस यहां तक हम लोग इसको बोलते हैं क्लासिकल स्कूल्स, क्योंकि दे फोकस्ड ऑन नॉन लिविंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका अप्रोच क्या था? मैकेनिस्टिक था। उनका अप्रोच क्या था? मशीन व्यू था, इसलिए इसको मैकेनिस्टिक थिंकर्स या क्लासिकल थिंकर्स बोलते हैं। समझ में आया? तो लेकिन फिर बाद में कुछ अदर थिंकर्स आए, लाइक कि मेरी पार्कर फोली फर्स्ट फीमेल फर्स्ट लेडी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थी। उन्होंने बोला कि नो, ह्यूमन बीइंग एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए रोबोट, ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए मशीन। इसलिए द ह्यूमन बीइंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस इज आल्सो ए सोशल ह्यूमन बीइंग। एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ ए सोशल एंटिटी, यहाँ पर सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स का परफॉर्मेंस उसके सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो अब हमारा शिफ्ट फोकस ह्यूमन एस्पेक्ट की ओर, लेटर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करना शुरू किया। बोला कि नो, ये सिर्फ हमारा मशीन नहीं है, ये मोनोमोटिवेशनल नहीं है, यहाँ पर सोशल एस्पेक्ट है। इसको थोड़ा ऐसे हम लोग समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से सिंप्लीफाई करते हैं कि लेट्स से कि यू आर ओके, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है, तुम्हारी स्टडी, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे नियर एंड डियर से इंपैक्ट होता है कि नहीं, तुम्हारे इमोशन से इंपैक्ट होता है कि नहीं। लेट्स से सडन ए ट्रॉमेटिक हैपेंस इन योर लाइफ और सडनली कोई खुशी बहुत मिल जाती है, तो तुम्हारा एक लेवल अलग तरह का होता है, अलग साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड हो। लेट्स से सम ब्रेकिंग्स हैपन इन योर लाइफ, ओके, और सडनली तुम्हारा बॉस तुमको बहुत ऑर्डर्स पे ऑर्डर दिए जा रहा है, तुम उसमें परफॉर्म अच्छा करोगे कि कम करोगे? डेफिनेटली यू डू द लेस ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो ह्यूमन एस्पेक्ट को आपको समझना चाहिए बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस योर परफॉर्मेंस। सो ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट थे? लाइक मेरी पार्कर फुले, देन सिमिलरली एल्टन मायो, उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस का अप्रोच दिया। देन C.I. बर्नार्ड, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की बात की, साथ ही साथ उन्होंने सेटिस्फेक्शन की बात की और मोटिवेशंस की भी बात की, और साथ ही साथ उन्होंने इथिकल डिलेमा की भी बात की। तो C.I. बर्नार्ड वाज द फर्स्ट दैट थिंकर जिन्होंने इथिकल डिलेमा की बात की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन साइमन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द डिसीजन मेकिंग। तो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉपिक है दैट इज लीडरशिप, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, ये बेसिकली यहाँ से है। आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग साइमन आप डिसीजन मेकिंग कैसे पढ़ेंगे? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बर्नार्ड आप मोटिवेशन कैसे पढ़ेंगे, राइट? सो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स को आपको पढ़ना चाहिए। आपका क्योंकि यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं है, सो एटलीस्ट आप ग्रुप वाइज पढ़ें कि एटलीस्ट दी क्लासिकल स्कूल्स हैड सेड दीज थिंग्स on particular topic like leadership, like authority, like motivations, like let's say order. Similarly, humanistic school states some important features like delegation of authority, control, power. Okay, like Fole, एक aspect तो मैंने बताया कि very elaborate concept of authority was given by Weber. ठीक है, so वो centralization, decentralization of authority में आप कहाँ से देखेंगे? Weber हो गया है। Fole और जो humanistic schools थे उन्होंने बोला acceptance view of authority. क्लासिकल्स क्या बोलते थे? पोजिशनल व्यू ऑफ अथॉरिटी, क्या कि जो हायर इन पोजिशन हो, हायरार्की में हो, उनका ही
पावर है कि दे शुड एक्सरसाइज द लेजिटिमेट पावर, बट फोले बोलता है कि नो, एक्सेप्टेंस व्यू दैट अथॉरिटी मीनिंगफुल कब है, जब उसका कंप्लायंस हो ना। सबऑर्डिनेट आपकी बात यदि मानेंगे ही नहीं तब आपकी अथॉरिटी का क्या मतलब होता है। सो अथॉरिटी को मीनिंगफुल होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। अथॉरिटी शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड हैव थ्री कैरेक्टर्स, इट शुड बी फंक्शनल, प्लूरलिस्टिक एंड क्युमुलेटिव। ये चीज उन्होंने बताया था, पर ह्यूमनिस्टिक बेसिकली इस पे फोकस करते हैं। देन इसी में से तीन और थिंकर्स थे, लाइक मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरिस एंड लिकर्ट। इनको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशंस, यदि एक ट्रिक है FIT, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस, इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस सिस्टम एंड T फॉर ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस। तीन थिंकर्स थे, उन्होंने तीन कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस, इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस सिस्टम एंड ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस। बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स लिव इन ए सोसाइटी, वर्क कल्चर सही हो, इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूजन प्रोसेस, इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस और ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस पे बेस्ड हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे इसका हम सिंपल टर्म में बोले कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कंडीशन हो, सिविलिटी का कंडीशन हो, म्यूचुअलिटी का कंडीशन हो, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का कंडीशन हो, लोग एक दूसरे को हेल्प करें, असिस्ट करें, जहां पर पर्सनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों एक दूसरे से लिंक हो, दी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अच्छा हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, तब ये ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से काम करेगा। मैकग्रेगर ने थ्योरी X दिया, थ्योरी Y दिया कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किस तरह से मैनेजरियल टेक्निक्स नेचर ऑफ वर्क के साथ मिलना चाहिए। सिमिलरली देयर वाज विलियम ओची हु हैड गिवन द थ्योरी Z, ठीक है, कि दे ट्राई टू डिस्क्राइब कि ऑर्गेनाइजेशंस में यदि कंडीसिव एनवायरनमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशंस में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस हो, तब ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उन्होंने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, राइट। तो डेलीगेशंस वाला एस्पेक्ट समझ में आ रहा है। सो यहां से आपको थोड़ी बैकग्राउंड मिलती है। सो दिस इज द एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। सो सिलेबस का जो बेस है ऑलमोस्ट 30% 40% एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स है। नाउ उसके बाद हम लोग जनरली ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा टेक्निकल है। ऑर्गेनाइजेशंस में आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, मशीन, मेथोडोलॉजी एंड मैन। देन किसी पर्टिकुलर सेटअप में दो तरह की एजेंसीज होती है, एक लाइन एजेंसी और एक स्टाफ एजेंसी। लाइन एजेंसी उसको बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सेक्रेटरीट है और एक फील्ड लेवल वर्कर्स है। सो सेक्रेटरीट क्या करता है, जनरली द पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फ्रेमिंग का काम करता है, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जनरली फील्ड लेवल ऑफ ऑफिसर्स करते हैं, राइट। सो द पॉलिसी मेकिंग पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाफ एजेंसीज, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को बोलते हैं हम लोग लाइन एजेंसीज, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन में जनरली दो तरह की एजेंसीज हैं, एक लाइन एजेंसीज एंड स्टाफ एजेंसीज, राइट। लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है, लॉ मेकिंग भी करता है, इंप्लीमेंटेशन भी करता है। तो वो लाइन एंड स्टाफ का क्या है, दोनों का लिबर्टी है, राइट। तो लाइन एजेंसी एंड स्टाफ एजेंसी ये दो टेक्निकल टर्म है, आप याद रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ आफ्टर दैट वी जनरली स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जहां पर आपके जो चार टॉपिक है, मोटिवेशंस, मोरल, कम्युनिकेशंस, डिसीजन मेकिंग, ये चार टॉपिक हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स में पढ़ते हैं, राइट। कि मोटिवेशंस में क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल C.I. बर्नार्ड और हर्बर्ट साइमन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन सैटिस्फैक्शंस। किसी भी इंडिविजुअल्स, ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स में क्या बोला कि कोई भी इंडिविजुअल मोटिवेटेड कब होता है, जब वो सेटिस्फाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और सेटिस्फैक्शन किस पे डिपेंड करेगा ना, उसके कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम पे, कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अगेंस्ट में उसको कितना रिवार्ड मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इन टर्म्स ऑफ अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। यदि वो काम बहुत कर रहा है और उसके सैलरी बहुत कम है, उसको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है, तो वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड नहीं होगा तो पर्सन क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेटेड नहीं होगा, ठीक है। ये बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है। अब एक अनदर चैप्टर है मोटिवेशंस, उसमें पूरी एक सीक्वेंस ऑफ थ्योरीज है, उसमें दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थ्योरी को लेते हैं। वन इज मैस्लो ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी, एंड दैट सेकंड वन दैट इज द हर्ज़बर्ग्स, दैट इज टू फैक्टर्स थ्योरी। So Maslow need hierarchy theory and Hertzberg's two factor theory को बेस बना के और सारी चीजें थ्योरी बिल्डअप की गई, लाइक ERG थ्योरी, ठीक है, इफेक्टिवनेस, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ थ्योरी, जॉब डिजाइन थ्योरी,
ठीक है। देन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, लाइक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉयलर, तो बहुत सारी थ्योरीज आई। जिस्ट क्या है थ्योरी का कि मोटिवेशंस के अलग अलग तरीके होते हैं और उसके हिसाब से जो मैनेजर्स हो वो अपने स्टाइल को अडेप्ट करें, इसलिए कॉन्सेप्ट बोलते हैं यहाँ पर अमेच्योर साइकोलॉजिस्ट। मतलब मैनेजर शुड नॉट ओनली बी बाउंड विद हार्ड स्किल, रादर इट शुड बी आल्सो बाउंड विद सॉफ्ट स्किल। मैनेजर पावर इक्विलिब्रियम को समझे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द वर्कर्स एज वेल, तभी वो इस तरह से इनिशिएटिव ले पाएंगे कि द पीपल गेट्स मोटिवेटेड एंड द पीपल विल वर्क टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ये चैप्टर है मोटिवेशन का। देन इन द डिसीजन मेकिंग, द प्रेमाइस कहां से आता है? साइमन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय साइमन। ही हैड सेड द स्टेजेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर दैट? इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड फीडबैक। दिस साइमन ह्यूमनिस्टिक स्कूल से। क्लासिकल्स बोलते थे कि डिसीजन मेकिंग कैसे होता था, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग में चॉइस नहीं होता था, किसी भी के पास चॉइस नहीं होता था। मैनेजर्स जो डिसाइड कर दिया वो सारा चीज को फॉलो करना पड़ता था। बट ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स बोलते हैं नो, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड फीडबैक। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, देन प्रोसेस करो, उसको पीएनसी करके स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क करो, देन उस पर फीडबैक करो एंड देन फाइनली डिसीजन शुड बी टेकन। इसका मतलब एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। वर्कर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक टुगेदर प्रोसेस से डिसीजन लिया जाना चाहिए। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ज्यादा डेमोक्रेटिक स्कूल्स, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग, इसलिए साइमन सिस्टम को बोलते हैं हम लोग रैशनल डिसीजन मेकिंग। बट द साइमन सेड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। एक यहाँ पर वाई ड्रॉअर भी आएंगे जो फिर बोलेंगे अनबाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। सो डिसीजन मेकिंग के कुछ स्कूल्स भी होते हैं यहाँ पर, ओके। व्हाट आर द स्कूल्स? लाइक लेट्स से बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। दैट इज मोरल। मोरल इज ए ग्रुप एक्टिविटी है, सो मोरल हम लोग पढ़ेंगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो यहां तक समझने के बाद हम लोग मीनिंग, स्कोप पढ़ते हैं, राइट? समझ में आया? ज्यादा बर्डन तो नहीं हो रहा है। बट डियर फ्रेंड, व्हाट आई डू दैट इट इज एन ओरिएंटेशन क्लास, और एटलीस्ट आपको एक कोहेरेंसी प्रोवाइड होना चाहिए कि इतना जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफाइन करेंगे, तब आपका इंट्रोडक्शन आप सीखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट सिग्निफिकेंस। सो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो मीनिंग में कैसे समझते हैं? सो नाउ हम लोग अब सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। ये वाला जो टॉपिक है ये किस तरह से लिंक्ड है ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं, राइट? सो लेट्स टेक ए 30 सेकेंड ऑफ ब्रेक, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो वेलकम अगेन टू दिस सेशन, okay. So in this part we will see how the further chapters are integrated with the theoretical premise what we have built up through administrative thoughts and administrative behaviors, ठीक है। The introduction in this chapter, यहाँ पर आपको meaning, scope and significance of public administration के बारे में पढ़ना है। So public administration अब समझना है आपको। So administration, it is a systematic effort undertaken by a group of peoples for the attainment of a goal or a common goal, that is called administration. So public administration is made up of the two term, that is public or administration. इसके हम लोग origin पे नहीं जा रहे हैं, simple understand it, okay. तो public administration में दो term है। Here the different scholars come, different thinkers come, उन्होंने बहुत सारे अप्रोच दिए, बहुत सारे मीनिंग बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। इसमें से जो सबसे एक्सेप्टेबल है दैट इज द व्यू ऑफ द ड्विट वाल्डो, ओके। ड्विट वाल्डो हैज गिवन द पब्लिकनेस इन पब्लिक टर्म। उन्होंने पब्लिक का मीनिंग क्या बताया? गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू सर्व द पीपल, टू टेक केयर ऑफ द पीपल, ठीक है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ एक्टिविटीज और ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट
who are to take care about the people or to serve the people. Means the activities which are undertaken by the government for the people, to take care of the people, to serve the people, okay, for the welfare of the people, right? So this is the public administration. Similar है ना, a systematic effort undertaken by a group of people for a goal. Similarly, the group of activities which are undertaken by the government for the attainment of the goal. What is the goal? To serve the people, to take care of the people. ये ड्यूइट वाल्डो का कॉन्सेप्ट था. बट ड्यूइट वाल्डो फर्दर सेड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट because public administration has the two important character, the element of dynamism and element of variability. Element of dynamism कैसे? Because public administration is action arm of the government. It is the government in action, right? हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग. बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि इसमें एलिमेंट ऑफ डायनामिज्म भी है और एलिमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी भी है. मतलब इवन द सम इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक लेट्स से द पॉलिटिकल पार्टीज, लेट्स से द इकोनॉमिक सिस्टम, लेट्स से कल्चर, लेट्स से सोसाइटी, एवरीथिंग इम्पैक्ट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इसीलिए द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which actually works for the society, itself a dynamic concept and which the impact the public administration. इसीलिए the one line sentence or one paragraph sentence is not a mental enlightenment, rather it is a mental paralysis. So epistemological view बोलते हैं इसको, कि epistemological view बोलता है कि one line sentence या one paragraph sentence of public administration is mental paralysis and it is not an enlightenment. क्योंकि public administration कोई static concept है नहीं, so हम लोग इसको define नहीं कर सकते. ये एडाप्टिव कॉन्सेप्ट है, ये चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इन कैरेक्टर, चेंज इन नेचर. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू बी एडाप्टिव इन नेचर. ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट को एडहोक्रेसी बोलते हैं. जब हम लोग दैट इज कंटिजेंसी अप्रोच पढ़ते हैं वहां पर एडहोक्रेसी बोला जाता है, राइट. तो एक बिगिनिंग होता है फ्रॉम एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू. सो मीनिंग में आपको क्या सब पढ़ना है कि as a student of public administration, you should have a workable understanding to what actually public administration mean. So, बहुत सारे scholars आए, different school of thoughts आए, उसमें से कुछ individual scholars थे and some group of school of thoughts थे. Like some say, let's say it is called the narrow school of thoughts. So, narrow school of thoughts simply say कि public administration is study about all those activities which are related to executive arms of the state. मतलब स्टेट आपको याद आ रहा है कि स्टेट के कितने ऑर्गन्स होते थे? ट्रिनिटी ऑफ द स्टेट कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग जानते हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स, राइट. सो कुछ स्कॉलर्स बोले कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ द स्टेट्स का स्टडी करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. ये नैरो स्कोर्स है. तो फिर अनदर क्लास के थिंकर्स आए, बोले कि नहीं, ऐसा कैसे है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स का स्टडी होता है, राइट. दैट इज कॉल्ड ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स. तो नैरो स्कूल्स ऑफ थॉट, ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स है. सो ग्रेजुअली क्या होता है कि चीजें हमेशा इवॉल्व होती रहती हैं. कुछ स्कॉलर्स हमेशा डिफाइन करते रहते हैं. लाइक नेक्स्ट लीगल स्कूल ऑफ थॉट्स है, लीगलिस्टिक व्यू. व्हाट इज द लीगलिस्टिक व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें द इंपॉर्टेंट एल.डी. वाइट और वुड्रो विल्सन का कंसेप्ट है, राइट. एल.डी. वाइट एंड वुड्रो विल्सन से दैट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली काम क्या करता है? इट इज द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक लॉ, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी. सो इट मीन्स द स्टडी अबाउट द एक्टिविटीज which are relating to the implementation of the public laws, enforcement of the public laws is basically the meaning of public administration. Getting my point? So सब कुछ ना कुछ किसी के limitations को बनाते हुए आगे evolve किया theory. Similarly come post-Corb view. Post-Corb view simply say that the public administration's meaning means study about the tools and techniques of the organizational management, managerial principles. उसको बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सिमिलरली फिर और एक ग्रुप बैठा हुआ था, बोला कि भाई ये कैसे हो गया कि टूल्स एंड टेक्निक्स?
लेकिन टूल्स एंड टेक्निक्स किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर व्यू. इज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दैट इज इट फॉर लेट्स से इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, इज इट फॉर द गवर्नमेंट, इट इज फॉर द सोसाइटी. मींस टूल्स एंड टेक्निक्स कब मीनिंगफुल है, जब वो किसी सब्जेक्ट में किया जाए, जब किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किया जाए. इसको पॉलिसी मैटर व्यू भी बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर व्यू भी बोलते हैं. सो बहुत सारे स्कॉलर्स आए, दे लाइक द नैरो स्कूल ऑफ थॉट, ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट, लीगल स्कूल ऑफ थॉट, पोस्ट कर व्यू, मैनेजरियल व्यू, सिमिलरली सब्जेक्ट मैटर व्यू. लेकिन किसी ने भी इस एलिमेंट ऑफ डायनेमिज्म और एलिमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी को सही एग्जैक्टली 100% डिफाइन नहीं कर सका. सो फाइनली सबसे स्मार्ट आदमी आया, द स्मार्ट पर्सन, दैट इज वन ऑफ द स्कॉलर कॉल्ड मोसेर. मोसेर बोलता है कि इट इज बेस्ट दैट वी शुड लीव इट इज अनडिफाइंड. मोसेर क्या बोला, इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लीव टू बी अनडिफाइंड, because public administration is a dynamic concept. It never been defined in the past or it would never ever been defined in the future. Okay, so public administration की meaning में आपको इतना चीज याद रखना है, right? The Duitwaldo concept of publicness in character, then the narrow schools, broad schools, post-cob view, legal view, subject matter view, then Moser concept, that is that it is left, that it should be left undefined. ठीक है, उसके बाद स्कोप पढ़ते हैं. फिर स्कोप भी वही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन क्या क्या है. तो इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल स्कॉलर्स कुछ बोलते हैं, फिर कुछ ग्रुप ऑफ थॉट्स हैं, वही जो मीनिंग में हमने देखा. सो इसमें कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स लाइक दी विलेबाई, बेली एंड रिडले एंड फिफनर, उन्होंने कुछ आइडिया दिया कि स्कोप क्या है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज को पढ़ता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पढ़ता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ता है, लाइक लेट्स मेन मटेरियल, ओके, एक्टिविटीज के बारे में पढ़ता है, क्या ये सिर्फ इसके टूल्स टेक्निक्स के बारे में पढ़ता है या थ्योरीज के बारे में पढ़ता है. तो कुछ इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर्स बोलते हैं कि कुछ समझे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, उसके टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना है, उसके फिनोमेना के बारे में स्टडी करना है, मतलब इन शॉर्ट सब चीजों के बारे में स्टडी करना है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप actually incorporates everything because everything is a type of system और उस सिस्टम के गोल होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिविटी और उसके कुछ गोल्स होते हैं. इट मींस दैट सिस्टमेटिक एक्टिविटी है टू स्टडी अबाउट दैट इज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो तीन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर साइट के लिए पढ़ेंगे. फर्स्ट इट इज दैट इज ऑल विलेबाई, सेकंड बेली एंड रिडले, थर्ड इज द फिफनर. उसके बाद फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स लाइक नैरो स्कूल्स, same as executive arms, broad schools, तीनों organs. Then come the let's say managerial schools. Managerial बोलता है कि public administration का scope limited है, कहाँ तक, सिर्फ managerial functions तक, कि managerial functions के बारे में ही study करना ये public administration है. But some let's say another schools come that is say no, not only managerial but technical, financial, commercial, जितने भी activities होती है organization में सबके बारे में study करना, ये public administration का scope है. Right? Similarly, the another schools come that is called post-corp. वो बोलता है tools and techniques के बारे में स्टडी करना, tools and techniques of organizations, tools and techniques of managerial activities. लेकिन उसी समय एक सब्जेक्ट मैटर व्यू आएगा, सब्जेक्ट मैटर जिसको पॉलिसी व्यू बोलते हैं, बोलता है कि नो, tools and techniques in the context of some subject, in the public policy. सो द पब्लिक पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है. इवन इट इनकॉर्पोरेट्स एवरीथिंग. तब इसके साथ दो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग टॉपिक होती है आइडेंटिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इवन द सब्जेक्ट मैटर व्यू लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो इस स्कोप में आप इतना दूर तक पढ़ेंगे. अब आइडेंटिटी वाला एक छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप ये समझिए कि जब सब्जेक्ट मैटर व्यू आया तो सब्जेक्ट मैटर व्यू होने के चलते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप इतना बढ़ गया कि उसका आइडेंटिटी का ही प्रॉब्लम हो गया कि सब ये इसका डोमेन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है. तब पॉलिटिकल साइंस ने अटैक किया और एक मैनेजमेंट साइंस ने अटैक किया. मैनेजरियल साइंस ने अटैक किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने वोकेबुलरी पे क्लेम कर रहा है, दीज आर बेसिकली द वोकेबुलरी ऑफ मैनेजमेंट साइंस. और पॉलिटिकल साइंस विच इज द मदर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस बोलता है कि ये तो सिर्फ मेरा एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, एज ए कोई पर्टिकुलर या सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
So mother branch attacked as well as sister branch attacked, मतलब political science attack, management science attack respectively, and they claiming over the identity of public administration. तो public administration के scholars तो smart होते हैं, right? They defended during 1950s that the proponent thinkers like Fredrickson और the Dwight-Waldo, जिसने publicness character दिया था, याद आ रहा है? Dwight-Waldo, Fredrickson, they defended. They said, okay, while defending from political science, क्या बोला कि they accepted कि okay, political science से ही हमारा origin germinations है, rather political science और public administrations के spirit में difference है, philosophy में difference है. Political science एक काफी older branch है, around 2200 and more than that. Political science का approach, उनकी philosophy स्टेट के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट तक लिमिटेड है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द स्टेट है जिसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्टेट पे फोकस करता है. इट मींस द पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्टेट. स्टेट के दो पार्ट है, फिलोसॉफिकल और एक इम्प्लीमेंटेशन, फिलोसॉफिकल और एक्सटर्नल. सो फिलोसॉफिकल पार्ट इज फोकस्ड बाय the political science and the external part is taken by the public administration. So in this scenario, the public administration is more technical and political science is more philosophical. ठीक है, इस तरह से दोनों में डिफरेंस है. So अब जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब आइडेंटिटी का इशू हुआ, then the scholars in public administration defended, क्योंकि स्कॉलर्स स्मार्ट होते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स को स्मार्ट स्कॉलर्स भी बोलते हैं, बिकॉज जब पॉलिटिकल साइंस के साथ वो डिफेंड कर रहे थे, लाइक द फ्रेडरिक्सन एंड द ड्यूइट-वाल्डो, दे से दैट नो डाउट कि पॉलिटिकल साइंस एक ओल्डर डिसिप्लिन है, दैट 2200-2300 साल पुरानी डिसिप्लिन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से ही जर्मिनेट होता है, बट दोनों में टेक्निकल डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंसेस है कि पॉलिटिकल साइंस के वोकेबुलरी इस तरह से डिजाइंड है कि वो फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द स्टेट पे ज्यादा फोकस करता है, लाइक पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, रूल मेकिंग. लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वोकेबुलरी इस तरह से डिजाइंड है कि वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्टेट पे फोकस करता है, लाइक प्लानिंग, ओके, कोऑर्डिनेशन, कमांडिंग, पोस्ट कॉर्प, ओके. सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इस तरह की चीजें काम करता है तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरडिसिप्लिनरी है, बट दोनों में टेक्निकल डिफरेंसेस है. पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द स्टेट पे फोकस करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्टेट पे फोकस करता है. इसलिए पबैड को एक्सटर्नल आर्म ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है, सो दोनों में डिफरेंसेस है. पॉलिटिकल साइंस ज्यादा फिलोसॉफिकल है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा टेक्निकल है, राइट. तब मैनेजमेंट साइंस जो सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ पबैड कहलाती है, वो बैठी हुई थी. मैनेजमेंट साइंस क्लेम कि वाह बेटा तुम वोकेबुलरी पे क्लेम कर रहे हो, बट जो वोकेबुलरी तुम जिसकी बात कर रहे हो वो बेसिकली वोकेबुलरी बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट साइंस, राइट. लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी, यू आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, ये मैनेजमेंट साइंस की वोकेबुलरी है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वोकेबुलरी कहाँ है? फिर स्मार्ट लोग आए, फ्रेडरिक्सन, ओके, दैट दे सेड ओके डियर, द मैनेजमेंट साइंस और पबैड में ओवरलैपिंग है, वी एक्सेप्टेड, बट यहां पर भी थोड़ा डिफरेंसेस है. कैसा है? थोड़ा फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस है कि मैनेजमेंट साइंस बात करती है इफिशियंसी का, इफेक्टिवनेस का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का, बट द पॉलिटिकल पबैड बात करता है इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, इक्विटी का. सो पबैड इक्विटी की बात करती है, इक्विटी टू ऑल, ओके, जस्टिस टू ऑल. मैनेजमेंट साइंस की बात नहीं करता है. इट मींस द पबैड इज मोर फिलोसॉफिकल एंड मैनेजमेंट साइंस इज मोर टेक्निकल. समझ में आ रहा है? सो आइडेंटिटी क्राइसिस वाला इशू ये 50-60 के टाइम में था. सो पॉलिटिकल साइंस के साथ डिफेंड किया एंड मैनेजमेंट साइंस के साथ डिफेंड किया, एंड इन दिस वे दे सिक्योर द बाउंड्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो आप स्कोप में आप यहां तक पढ़ेंगे. सो फाइनली व्हाट वाज द कंक्लूजन कि दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन it is
ए इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। मल्टीडिसिप्लिनरी होना कोई वीकनेस नहीं है, रादर ये स्ट्रेंथ है। और इवन इन द कंटेम्पररी टाइम नन ऑफ द डिसिप्लिन इज दैट सिंगल डिसिप्लिन, इंडिविजुअल डिसिप्लिन, सारे भी मल्टीडिसिप्लिनरी है। लाइक पॉलिटिकल साइंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियोलॉजी, लाइक मैनेजमेंट साइंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिक्स, सो साइकोलॉजी। इसलिए कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी होना ये वीकनेस नहीं, रादर स्ट्रेंथ है। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सिग्निफिकेंस पार्ट है। तो सिग्निफिकेंस पार्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ना चाहिए। सिग्निफिकेंस विद रेस्पेक्ट टू सोसाइटी, विद रेस्पेक्ट टू सिविलाइजेशन, विद रेस्पेक्ट टू सिटीजन्स। सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा समझ ले। सिविलाइजेशंस क्या होता है कि सिविलाइजेशन थ्राइविंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टेटमेंट लाइक दैट। Civilizations is called material manifestations of any culture is called civilizations. Material development of any culture is called civilizations. Culture, day-to-day life is called culture. Okay, but when we talk about Harappan civilizations, Indus Valley civilization, तो मतलब material standardizations क्या था, material manifestations क्या था? ये civilizations कहीं ना कहीं administration से ही thrive होता है। Let's say कि जब style of management changes, style of administration changes, let's say through introductions of e-governance, let's say telemedicine, telepathy, तब क्या होता है कि एक वर्क एथिक्स चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है। सो यही तो है सिविलाइजेशंस। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर सिविलाइजेशन, फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एज वेल एज फॉर इट्स थ्राइवनेस और इट्स प्रोग्रेसिवनेस। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन and it versus the civilization, आप इसको तैयार करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस सिटीजन्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस सोसाइटी, तो तीनों एंगल से आप तैयार कर लेंगे तो ये आपका सिग्निफिकेंस पार्ट कंप्लीट होता है। गेटिंग माय पॉइंट हियर? सो मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो 40 मार्कर क्या, दैट नाउ यू कैन राइट एन एसे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 2500 वर्ड आप लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बट प्रॉब्लम क्या है कि इस तरफ से कोहेरेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स कहीं दी हुई नहीं है। फॉर दैट आपको अपना नोट्स तैयार करना होगा। यू हैव टू टेक अप परस्यूट्स एंड एफर्ट, और टॉपिक वाइज आप चीजों को ऑर्गेनाइज करें। टॉपिक कभी हैफजर्ड में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस ओरिएंटेशन सेशन। सो व्हाइल कीपिंग दिस द व्हाट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आप लोग जानते हैं ना कि द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है कि द बेसिक स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट and flex and muscles are built up and fed on by the executive, that is bureaucrats. ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो यही होता है ना कि जो स्ट्रक्चर है वो पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, वो कौन बनाता है? ना सिविल सर्वेंट। इसलिए इसको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, इसलिए इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये ओरिएंटेशन आपके स्केलेटन का काम करेगा कि आपको चीज किस तरह से कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज करें, एंड देन यू फीड ऑन the flesh and muscles through your own pursuit. Different sources से आप उन्हीं को extract करें which are relevant और इसी order में हो, right? Now इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो 50-60s के बाद एक very important development होता है, because the post World War time था, so it was the beginning of the Cold War politics, so it was the beginning of what? Comparative public administration as well. तो CPA उसको बोलते हैं, comparative public administration. So comparative public administration के बाद जब एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, फोकस वाज ऑन द डेवलपमेंट, राइट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट। सो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कुछ इस तरह से वेस्टर्नाइज डिफाइंड था कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट है। बट नाउ डीकोलोनाइजेशन का पीरियड है, न्यूली जर्मिनेटेड इंडिपेंडेंट कंट्री में कॉन्टेक्स्ट चेंज था, दे आर डेवलपिंग कंट्री, पॉवर्टी, सोशल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वहां पर द सेंस ऑफ डेवलपमेंट कुछ डिफरेंट था। तो वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इट इज वेरी वेल फंक्शनिंग इन द डेवलप्ड नेशन, बट वही मॉडल जब हम लोग वेस्ट ईस्टर्न वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री में, एलडीसी वर्ल्ड में लगाने चले गए, तो ये उतना फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन होते चला जा रहा था। तब इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स लाइक फ्रेडरिक्स आता है, और रिक्सियंस कॉन्सेप्ट और प्रिज्मेटिक साला मॉडल ये डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरोक्रेसी वाइज चैप्टर में आप 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स पढ़ेंगे, मैक्स वेबर और रिक्स कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रिज्मेटिक साला मॉडल। जैसे ब्यूरोक्रेसी वाइज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर, इसी तरह से साला सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय रिक्स, एंड दैट इज मेंबर्स आर कॉल्ड सालाक्रेट्स। ठीक है,
सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में व्हाट हैपेंड दैट द रिक्सियंस मॉडल वाज डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, 60-70s के टाइम में देयर वाज आल्सो अनदर चेंज. व्हाट वाज द चेंज? एक चेंज हम लोग देखे थे कि लेसेस फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट की ओर ट्रांसफॉर्म होना, जब पीपल द पावर वाज शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्क टू स्टेट. फिर 60-70s के टाइम में क्या हुआ कि जो वेलफेयर स्टेट में क्या हुआ है कि एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट, स्टेट सब कुछ करेगा. तो इससे इंस्टीट्यूशंस में डिपेंडेंसी होते चला गया. इसलिए स्टेट को नैनी स्टेट बोलते थे. ठीक है, मतलब नानी की तरह देखभाल कर रहा है, सब किए जा रहा है. इसलिए जो लोग अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पा रहे थे, ब्रीडिंग होते जा रहा था. सो वेस्टर्न कंट्री में क्या हुआ कि आइडियल्स ऑफ द स्टेट जो है, जो प्रोमिसेस ऑफ द स्टेट है और रियलिटी ऑफ द स्टेट, इसके बीच में बहुत डेफिसिट है. ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट जो स्टेट प्रॉमिस करता है और एक्चुअली जो मिलता है, इसके बीच में डिफरेंस है, बहुत डेफिसिट है, सही से फुलफिल नहीं कर पा रहा है स्टेट. तब स्कॉलर्स फिर आए, फिर उन्होंने डिफाइन किया कि हमको स्टेट के डेफिनेशंस को चेंज करने की जरूरत है. सो कॉन्सेप्ट आया रीडेफिनेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, उसमें क्या हुआ कि वेलफेयर स्टेट से मार्केटाइज स्टेट की ओर थोड़ा फिर शिफ्ट होता है. मार्केट प्रिंसिपल्स ज्यादा इफेक्टिवनेस होते चले गए. सो मार्केट प्रिंसिपल्स को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी अप्लाई करें ताकि वहां पर इफिशियंसी आए. ये कंपैरेटिव स्टडी से आता है. ओके, सो ये जो डेफिसिट है फ्रॉम वेलफेयर स्टेट टू मार्केटाइज स्टेट, इसी को बोलते हैं न्यू राइट फिलॉसफी, NRP. So new right philosophy is more focused towards what? Marketized principle. Market area ना कि मार्केट के रोल को ज्यादा देना चाहिए. Those areas which are well handled by the market, it should be leave to that. और स्टेट उन एरियाज पे फोकस करे जहां पर मार्केट इनकेपेबल है. सो स्टेट पहले क्या था? बिगर था, कंट्रोलर था, रेगुलेटर था. अब अपने स्टेट कुछ अपना राइट साइज करे, मार्केट को कुछ ज्यादा एरिया दे. इट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द राइट साइजिंग ऑफ द स्टेट, डाउन साइजिंग ऑफ द स्टेट, स्टेट मिनिमलाइजेशंस. द स्टेट अब फंक्शन करे किसके तरह? एज ए फैसिलिटेटर, नॉट एज एन रेगुलेटर. फर्स्ट एग्जांपल, जब लेट से आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, आप लेमैन है, कुछ नहीं जानते सिलेबस का, तब आपको किस तरह से डील करना चाहिए? हार्ड टास्क मास्टर. हिस्ट्री पढ़नी है, यस पढ़नी है, आपको डांट के पढ़ाना पड़ेगा. बट लेट से आप मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू स्टेज में है, तब मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर, बिकॉज यू ऑलमोस्ट नो द थिंग्स. हार्ड स्किल आप सब जानते हैं, बट लेट से इंटरपर्सनल स्किल में आपको हेल्प करने की जरूरत है. सेम है कि मार्केट एरिया नाउ इट इज वेल कॉम्पिटेंट. स्टेट क्या करे? उनको इंसेंटिवाइज करे, फैसिलिटेट करे. ठीक है, ना कि उसको कंप्लीटली कंट्रोल करे, ना कि उसको कंप्लीटली रेगुलेट करे. सो इस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यू राइट फिलॉसफी. और न्यू राइट फिलॉसफी एक न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी डेवलप करेगा, न्यू स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करेगा. दैट इज कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. इसको NPM बोलते हैं. ठीक है, सो न्यू राइट फिलॉसफी, NRP, फिर एक न्यू स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड NPM. राइट. सो इसी पीरियड में 19 टाइम में कुछ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस हुए थे. इन पॉबैट में आप टेक्निकली थोड़ा पढ़ेंगे, बट याद नाम रखिए याद कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुए 1, 2, 3. ओके, देन NRP to NPM, and gradually that worldwide there was movement for consumerism. So consumers become more demanding. ठीक है, सो स्टेट जब मिनिमलाइजेशन हुआ, मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स भी बढ़ते चले गए. सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. वही जो आपका टॉपिक है DA. तो इसमें आप कैसे पढ़ेंगे कि जब पहले डेवलपमेंटल मॉडल क्या था? वेस्टर्नाइज मॉडल, कि वेस्ट में जो प्रिंसिपल्स है वही मॉडल ईस्ट में भी लागू होना चाहिए. मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच था. लेकिन रिक्स आया, उन्होंने बोला कि नो, एवरीवेयर यू कैन नॉट अप्लाई वेवर, बिकॉज वेवर से कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इट इज ए पावर इंस्ट्रूमेंट. बट जो अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां पर इम्बैलेंस पॉलिटी है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट सो मैच्योर कि दे कैन कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी. इसलिए यहाँ पर वेवर्स मॉडल क्या हो जाएगा? डिसफंक्शनल हो जाएगा. तो उन्होंने बहुत सारे कुछ अपने थ्योरी बिल्डअप किया था ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल टाइप, लाइक एग्रारिया, इंडस्ट्रिया ट्रांजिशिया मॉडल, फिर प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड एंड सोसाइटी फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड प्रिज्मेटिक मॉडल, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक साला का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, सो रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्री. सो इंडिया फॉर us the RICS is also very important, so you know about the RICS model. ठीक है,
सो न्यू राइट फिलोसफी जर्मिनेट हुआ, the economics and Thatcherism, okay, the new public management. Then after 1989, okay, in the liberalization period, so World Bank come out with a concept of good governance, ठीक है, कि मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशंस इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ओके, पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एक नेटवर्किंग अप्रोच की बात करते हैं कि अपनी सब काम गवर्नमेंट ना करे, सब काम फॉर्मल नहीं हो, रादर इट शुड पार्टिसिपेटिव, rather it should be that citizenship oriented, it should be ethical government की भी बात करते हैं. So that in World Bank has actually given the conceptual premise for the good governance एक value laden terms है, okay. So good governance basically in simple term what is citizen centric administration. रामराज. So दोस्तों actually good governance में मेरा already 2 वीडियो है, I made it before the prelims but I found that these are the more relevant for the means. So इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, आप अपने से भी गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे, लेकिन for the reference point of view you can refer to those videos on the good governance. Those video you can get from our the channel, JPSC section में जाएं और वहां पर गुड गवर्नेंस आपको मिल जाएगा. So you can refer and go through that, ठीक है. So डेप्थनेस ऑफ द नॉलेज चाहिए. So आपको समझ में आया चीजें कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू राइट फिलोसफी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ओके, देन गुड गवर्नेंस, देन इन बिटवीन देयर इज ए डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रिस्क कॉन्सेप्ट ऑफ द डीए. सो डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, फिर एक डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट. सो ये थोड़ा टेक्निकल है तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेंगे. तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोर और लेस सारे थियोरेटिकल प्रेमाइज पे है और इस तरह से सारा प्रेमाइज बिल्डअप होता है. उसके बाद जब कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक है, ठीक है, तो हाँ, दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस, वेरी ब्रॉड टॉपिक. सो अल्टीमेट थिंग सारे थ्योरी का क्या है, गुड गवर्नेंस, ठीक है. तो जितने भी टॉपिक्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, दैट इज कॉल्ड राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, वो सारा चीज एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ना है आपको. डियर फ्रेंड्स, now you are getting that what do public administration का orientation कैसा होना चाहिए. It should be premised over administrative thoughts, classical schools, humanistic school, participative schools. They provide the technicalities of terms. Then you read about the administrative behaviors. Then decision making, moral, motivations, communications, ये सारे आप अच्छे से पढ़ेंगे, तब आपको enable करता है कि आप then you can understand meaning, scope and significance of public administration. जब स्कोप के डेफिनेशंस में आप आइडेंटिटी क्राइसिस पढ़ते हैं, देन यू एंटर्ड इनटू व्हाट, द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके. उसके बाद फिर आप उसी में आप विल्सन्स विजन भी पढ़ लेंगे, फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू राइट फिलोसफी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड इन बिटवीन द गुड गवर्नेंस. सो नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशंस बिफोर टू क्लोज आवर दिस टुडेस ओरिएंटेशन क्लास. अब जब इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे, देन देयर आर द फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटिंग टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन देयर इज ए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें 1-2 टॉपिक्स हैं, ओके. इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अब इसमें भी थोड़ा आप इंडियन इवोल्यूशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे. इंडियन इवोल्यूशंस में 3 ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है. You study about Mauryan administration, then you study about Mughal administration, then you study about British administration. तीनों का आप 2-2 पेज में लिख लेंगे कि ब्रिटिश Mauryan administrations में क्या है, 3 ही है. Mauryan administration, then there is a Mughal administration, then there is a British administration. So in Mauryan administration you study about अर्थशास्त्र, उसको फीचर्स में लिख लेंगे आप. Then the that Cotilius concept of the statecraft, ठीक है. And then that you Mughal administration about the Mansabdari system, and that's all. And then about the British administrations, right? So at last that in the central administration you study about cabinet secretariat, उसके आप points लिख लेंगे. Then about the prime minister's office, then you go prime minister's secretariat, then there is prime minister's office, state administrations, okay. district administration topic है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के ऑफिस है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का इम्पैक्ट मेनली आपको पढ़ने चाहिए. दिया हुआ है कि व्हेन द जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं.
So there is a book that is called Rajni Goyal and Arora. उससे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक को सिर्फ पढ़ लीजिए. एक कंप्लीट चैप्टर इज गिवन ऑन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो काफी अच्छा से दिया हुआ है. यू मस्ट रीड इट, ओनली दैट पार्ट that is called district collector part, district administration. In the local administration, that is about the rural administration, and in that urban administration, the very elaborate notes are available in our institutes, okay, of these entire topics. Also you can contact us, or in neither of the case that you can read, कहीं से आप resources collect करें. Focus on administration, not about the executives, okay. So focus on the administration, that is rural administration, how it has been evolved up 73rd, 74th amendment on that sort, right? So this is the chapters. Apart from that, कुछ और value additions के लिए आपको क्या क्या resources करने होते हैं, and that is the most important question कि इतने सारी चीजें आप कैसे करें. So friend, one thing कि जो coherency आपको कहीं नहीं मिलेगी, it has to put up your efforts. हमारे वीडियो क्लासेस कुछ हेल्प कर सकते हैं, और हमारा ओरिएंटेशन आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा. फॉर मोर मेंटोरिंग और फॉर मोर गाइडेंस यू कैन जॉइन द प्रोग्राम्स which is available in the offline mode right now. We are trying to build up the online classes, okay, but you can join the test series, or for the personal guidance you can directly contact us, right? So apart from these, what you do, that one, that you, if you possible, then you read the synopsis of second ARC. उसमें से good governance, the e-governance और personal administration जो दिया गया है, that personal administration there is a report, and that is a very good report. आप उसको पढ़ लेते हैं तो उससे बेस्ट सोर्स नहीं है कोई भी in personal administration part, okay. second ARC की रिपोर्ट, second ARC you know ना, there is a administrative reforms commission in 1966 में first ARC बना था under the chairmanship of what, Morarji Desai. second ARC under the chairmanship of Virappa Moily in 2005, okay. तो second administrative reforms commission ने total 15 reports दिए हैं. उसमें से हर एस्पेक्ट के बारे में रिपोर्ट है. उसमें 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज ड्यू टू द पॉसिटिव ऑफ द टाइम. इसमें गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, देन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और यदि पॉसिबल हो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है. सो स्ट्रेसफुली ई गवर्नेंस आप पढ़ ले, गुड गवर्नेंस आप पढ़ लो, देन दी आरटीआई थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लो, और then you read the local administrations, right? So you read the synopsis of those reports. Apart from that, you read the Punchi Commission recommendations, Sarkaria Commission's recommendations, 7th Pay Commission recommendations, then 15th Finance Commission recommendations. ये सारे आप देख लेना, ठीक है. So these are the resources for value additions. So value additions तभी आप करें जब आपका concept building हो जाए, theorization complete हो, ठीक है. So these are the 12 units. Apart from that, कोई भी doubt हो, then you can contact us. My number is 8789642947, and all the details you can get from the description, okay. You can also join our Telegram channel, and you can directly communicate with us, okay. So at last, very thanks to all of you for this patience, for being in tune with us, and dear, this is the strength and this is your resilience, and here that concept clarity, it should be your tone of preparations. The lot of practice should be instrument of your preparations. Patience and perseverance should be that the value premise, and your pursuit should be ultimate endeavor, okay. So you should be confident on yourself. और बहुत सारे लोग आपको डराने की भी कोशिश करते हैं कि इतने कम टाइम में आप कैसे करोगे, क्या करोगे. इट इज यू हु क्वालिफाइड, एंड इट इज यू हु इज गोइंग टू सक्सेस इन द नेक्स्ट आवर. सो यदि आप इतने दिनों में करे हैं तो आगे भी आप ही करेंगे, बिकॉज यू आर ओनली द प्लेयर. यू हैव टू प्ले द गेम. अब 10 दिन बचे हो, 30 दिन बचे हो, वो तो आपको ही करना है. somebody who is very knowledgeable, very versed, उसको आपके गेम से क्या लेना देना है. वो आपको मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, बट एंड ऑफ द डे इट इज यू
who are going to play the game, and it is you who are either to lose or either to win. So हमेशा अपने ऊपर फेथ रखें, अपने स्ट्रैटेजी भी फोकस करें, अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको बार बार रिवाइज करें. एंड आई पर्सनली बिलीव कि आप नोट मेकिंग जरूर कर लें. ठीक है, कि आप 10 दिन पहले भी नोट मेकिंग कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, इट बिकम वेरी इजी टू रिवाइज. और विदाउट नोट्स यू कैन नॉट राइट द गुड आंसर. आंसर्स लिखेंगे बट हो सकता है मार्क्स नहीं आएंगे. सो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा, सो अदर एरियाज लाइक इन हिस्ट्री इट बिकम सो इजी. वहां पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करें तो टॉपिक बहुत आसान है, राइट? सो एट लास्ट, so we are concluding our the session here. So again, very good luck for the exam. We would upload more videos on this public administration and good governance part. Simultaneously, that you take up your own effort from the personal level. Resources, books हैं, but read the resources while picking the concept from the syllabus and keeping these orientations in the back of your mind, right? The resources के लिए जो रिपोर्ट्स बताया उसको selectively पढ़ें, वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ें, not for the knowledge, right? So build up करें अपने concept and then you go and then further you value add your edifice of the preparations. So at last but not the least, thank you. Thanks a lot. Have a nice day.